नमस्कार भाइयों, सरहद इको साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नए साल के शुरुआत में आपसे हम बात करने के लिए आए हुए हैं। पिछला साल कैसा रहा भारतीय राजनीति की दुनिया में, उस पर बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीति की बात करेंगे तो जहां बीजेपी ने फिर से सत्ता पाई 2024 के चुनाव में, हालांकि उस तरह से नहीं आया, जो 400 का जो आंकड़ा था वो नहीं पा पाया। और एक तरह से आप कह सकते हो कि बीजेपी का घमंड टूटा कि भाई हम सिर्फ मोदी के नाम पे ही जीत जाएं, ऐसा नहीं हो पाया। यूपी ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहली बार जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए ना, वो अखिलेश ने कर दिखाया। आप अयोध्या जैसी जगह पे हार गए। तो ऐसी चीजें हुई पिछले साल। विदेश नीति में आप देखते हो कि ट्रंप की टैरिफ जो है आपको लगातार परेशान करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, उसमें ट्रंप के द्वारा कहा गया कि भाई उन्होंने रुकवाया, हालांकि अब क्या है उस पर बात कर लेते हैं। फिर टैरिफ का खेल शुरू होता है, यूक्रेन युद्ध लगातार चलता रहता है, उस पर आपकी पॉलिसी की बात चलती है। रसिया से तेल के मामले में टैरिफ फिर से बढ़ाया जाता है, इकोनॉमी गिरता है। शेयर मार्केट पे सेबी का जो नया रूल आया, उसने सेबी ने शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और विदेश नीति में लास्ट होते होते बांग्लादेश की भी स्थिति आ गई आपके सामने। अगर अच्छी चीज की बात कर लें, पहले विदेश नीति में अच्छी चीज बात कर लेते हैं, तो इस पे एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश से करते हैं, पीछे से ही चलते हैं, बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को क्रांति के द्वारा हटा दिया गया फरवरी में, पिछले फरवरी में हटाया गया था। तो वहाँ छात्र नेताओं की क्रांति होती है और उन्हें भगा दिया जाता है, मतलब भागने पे मजबूर कर दिया जाता है। वो भारत में आके शरण लेती है। आपने देखा, ये सारे न्यूज़ देखा, इससे पहले भी मैं उस पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद उमर खालिद और ISI, इन सब का पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। वहाँ पे छात्र नेता यूनुस जो हैं लंबा खींचते हैं और अब जाके फरवरी में वो विवश होते हैं कि चुनाव कराया जाए। इसी बीच में खालिदा जिया के बेटे आते हैं। अब सबसे बड़ी जो वहाँ पे एक बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा बांग्लादेश जिस तरह से बोल रहा है या कर रहा है, वहाँ का यूनिट सरकार ISI जिस तरह से वहाँ पे हस्तक्षेप कर रही है, तो भारत को उस पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका था कि भारत सरकार सीधे हमला नहीं कर सकती। हालांकि कुछ चीज़ों पे वो राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ कर रही होगी, ये भी मैंने बोला था। और हो सकता है कि बिना बोले कुछ चीज़ें को किया जाए। हो सकता है कि कुछ एरिया को ऐसा कर लिया जाए कि भाई ठीक है, जैसे चाइना करता है। मतलब देखो, ये राजनीति की बात है, ये विदेश नीति की बात है, इसे सीधे सरकार बोल करके तो नहीं करेगी, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ, पर ये कर सकती है कि जो आपका 2.5 फ्रंट था ना, उसे 3.5 बनने से रोकने की कोशिश करेगी। और यही लास्ट होते होते आपको दिखता है कि खालिदा जिया जो है, जब बीमार थी तो मोदी ने उसके उपचार के लिए कहा था कि भाई मैं मदद कर सकता हूँ, जिसपे उसकी पार्टी ने अवामी लीग जो है उसने धन्यवाद ज्ञापन किया था मोदी को। और अभी आपने देखा खालिदा जिया की मौत के बाद वहाँ जयशंकर को भेजा गया है और जयशंकर गए। और जयशंकर जैसे नेता का वहाँ जाना आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत सरकार भी जानती है कि बांग्लादेश में अब शेख हसीना तो नहीं आएगी, क्योंकि उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। तो दूसरा जो चांस बनता है ना, वो खालिदा जिया का ही बनता है। तो खालिदा जिया आ सकती है, तो इसलिए एक काम करो, खालिदा जिया के साथ समझौते करो, खालिदा जिया के साथ रिश्ते अच्छे रखो, उनकी पार्टी के साथ रिश्ते अच्छे रखो। और इसलिए वहाँ पे वो जयशंकर गए। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, ट्रंप पे आ जाते हैं। ट्रंप ने पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो हुआ था कि भारत ने जो नूर खान बेस पे जो हमला किया था वहाँ पे, उसके बाद से ट्रंप ने अचानक से भाई हमने युद्ध रुकवाया, शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। 60 बार 65 बार बोला। उस पर जो है भारत को बना दिया कि भाई भारत जो है डेड इकोनॉमी है, भारत और रशिया। उसके बाद भी आप देखते हो लास्ट में इकोनॉमी ऐसा हो गया कि भाई 30 नंबर पे पहुंच गया। 2 दिन पहले की बात है, जापान को पीछे छोड़ दिया, भारत 30 नंबर पे इकोनॉमी में पहुंच गया। तो डेड इकोनॉमी। और वही अमेरिका में 700 नवंबर तक का जो है, नवंबर तक का जो रिकॉर्ड है, 700 से ज़्यादा कंपनी ने 2008 के बाद 700 से ज़्यादा कंपनी ने जो है दिवालिया घोषित अपने आप को किया है। अभी तो 1 महीना का भी रिकॉर्ड आना बाकी है इस महीने साल का, तो वो तो और पता चलेगा कि कितने हो गए। तो वो रिकॉर्ड तो टूट गया है, वो तो पक्का है। तो इतनी कंपनियों ने दिवाला किया है अपने आप को, डिफॉल्टर हुए हैं। तो ट्रंप की पॉलिसी से तो यही तो पता चलता है। और उसके बाद भी भारत का GDP जो है इतना ज़्यादा छलांग मार रहा है। भारत ने अलग अलग स्टेप उठाए बिना बोले, मतलब कुछ बोलना नहीं है। जैसे वो बंगला, एक तो पता चल रहा है विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में ये तो पता चल रहा है कि भारत बोल करके कुछ नहीं कर रहा,
कि अच्छा ठीक है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमें ये करना है, हम ये तोड़ देंगे, जैसे ट्रम्प कर रहा है सब जगह, मैं तुम्हें डुबा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो ईरान के साथ करता है, फिर अगले दिन जो है वापस कि नहीं अब शांति कर लेते हैं, शांति कर लेते हैं, हो गया। ईरान इजराइल में युद्ध हुआ, अमेरिका कूदा, उसके बाद क्या हुआ, नहीं अब शांत हो गया, शांत हो गया, बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसे झुका नहीं पाया, उसे खत्म नहीं कर पाया। तो ऐसे ही चल रहा है ट्रम्प का। अब भारत क्या है, वो धीरे 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 वो क्या कर रहा है भाई कि छोटे छोटे रसिया के साथ समझौते। अब तुम कितना करते हो, तेल पे 50% टैरिफ लगाओगे, लगा दो कोई बात नहीं, रसिया के साथ समझौते कर रहे हैं। अब जो समझौते करे रसिया के पुतिन यहाँ आते हैं, क्या समझौता होता है, कोई समझौता के बारे में पता नहीं, छोटा मोटा समझौता आपको पता चलता है कृषि से लेकर के और ये सब का, लेकिन बड़े ऐसा तो नहीं होगा छोटा समझौता से रसिया के साथ हो गया होगा, कुछ हुआ नहीं होगा। हाँ, ब्रिक्स में कहा जा रहा है कि भाई डॉलर को हम डीडोलराइजेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो ब्रिक्स के देश हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, सोना खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। डॉलर को कमजोरी तो क्या जा रहा है, जो डॉलर का एक मोनोपोली था इकोनॉमी को लेकर के कि भाई किसी भी अर्थव्यवस्था को गिराया जा सकता है डॉलर को लेकर के, दादागिरी चल रही थी, उसको 50-50 कर दिया। अपने पैसे में आदान प्रदान चल रहा है, क्रय विक्रय चल रहा है, मतलब लेन देन चल रहा है, तो डॉलर को तो यहाँ पे कमजोर कर दिया। तो आप देख रहे हो, उसी तरह बांग्लादेश वाले मामले में भी देख रहे हो, बिना कुछ बोले शांति से किया जा रहा है। ट्रम्प के साथ भी बिना कुछ बोले अच्छा ठीक है समझौता किया जा रहा है। आप नए नए देशों के साथ देखते हो कि आप यूरोपियन कंट्री के साथ समझौता हो रहा है, ब्रिटेन के साथ समझौता हो रहा है, नहीं देखो इटली के साथ समझौता होने को तैयार हो गया, और सॉरी न्यूजीलैंड के साथ। अब अगले इस साल के मतलब फरवरी मार्च तक में देखोगे इटली से, सॉरी न्यूजीलैंड से जो FTA जो साइन हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो नए नए देशों के साथ समझौता किया जा रहा है, कतर के साथ, तो मध्य एशियाई देशों के साथ, मतलब जो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर के समझौता कर रहा है उसके साथ भारत की समझौता है, मतलब पहले से इकोनॉमी के तौर पे। तो ऐसी चीजें भारत मतलब कि बिना कुछ बोले शांति से एकदम चला जा रहा है। तो ये है यहाँ का पॉलिसी, आप अगर देखोगे तो। और लास्ट में अगर आप यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति की बात करोगे तो उस पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पहले भी मैंने बोला है। केवल एक ही चीज़ हुआ था 2024 में कि सरकार आती है घमंड के साथ कि भाई 400 सीट जीतेंगे, इसे मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन वो बहुमत भी अकेले नहीं पाते, और 2 क्षेत्रीय सहयोगी दल के सहयोग से ही वो सत्ता में आ पाती है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। हालांकि बाद में आप देखते हो कि बिहार में फिर से जब चुनाव होता है तो, और उसके बाद भी पहले भी हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इन सब में बीजेपी अपने आप को सुधार करती है, क्योंकि वो जो जेपी नड्डा वाला जो घमंड था ना कि बिना RSS के तो हम मतलब जीत जाएंगे, कर लेंगे। मोदी ने वहाँ से अपना रफ्फू करना शुरू किया, वो जो उसने फाड़ दिया था ना उसको रफ्फू करना मोदी ने शुरू किया, और RSS को साथ लेना शुरू किया। क्योंकि देखो आप दोनों हाथ का जब यूज करोगे ना तभी आप किसी चीज को धक्का दे सकते हो। किसी दीवार को तोड़ना है ना तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक हाथ से मारने की कोशिश में बहुत समय लगेगा, हो सकता है टूटे भी नहीं, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और जेपी नड्डा वही एक हाथ से करना चाह रहे थे। जब बीजेपी को समझ में आया तो फिर मोदी के द्वारा ही शुरुआत से किया गया, और अब देखो RSS की जयंती, स्वर्ण जयंती, और 100 साल 150 साल, और अब हर एक मंच से RSS, यहाँ तक कि लोकसभा से भी कहा गया कि भाई हम तो RSS वाले खुद हैं, यानी कि RSS को अब पूरी तरह से सपोर्ट, मतलब खुल करके अब उसके हक में बोलना। तो इससे पता चलता है, और आप देखो उसका असर भी है बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सभी जगह आपका असर दिखता है। तो ये क्षेत्रीय राजनीति है। रही दूसरी पार्टियों की, तो दूसरी पार्टियों का क्या बोलें, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो अब उनके सीखने के लिए क्या बोला जाए। वो तो सांप्रदायिक और सांप्रदायिक और ये वोट चोर इसी सब में लगे हुए हैं, अपना आकलन नहीं करें। चलो ठीक है, जो है उनकी अपनी मर्जी है, वो अपना खुद देख रहे हैं। तो अगर पूरे कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए ना तो भारतीय राजनीति में तो विदेश नीति से ही हम आकलन करेंगे। विदेश नीति में ठीक है बहुत सारे उतार चढ़ाव है। आपका एक अच्छा दोस्त जो अमेरिका बन रहा था, जो 20 साल 25 साल से मेहनत की गई थी, उसे ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान युद्ध के बाद मुनीर को अपने पास ला करके भारत को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, पैर खींचने के लिए कि भारत के जो अस्त्र शस्त्र इतने कैसे हो सकते हैं, कि भाई चाइना को भी पछाड़ दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के जो विमान थे उसे तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। अब कहा जाता है कि नूर खान बेस पे जो है वहाँ पे जो परमाणु बम था वो अमेरिका का रखा हुआ था, वहाँ पे भी हमला करके भारत ने दिखा दिया, इतना सटीक हमला करके दिखा दिया। तो इसलिए इसको पैर खींचो, नहीं तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। और आपने देखा भी इसके बाद भारत के जो है एक्सपोर्ट जो है काफ़ी बढ़ गया, भारत का डिफेंस सेक्टर में नए नए एक्सपोर्ट बढ़े भारत के। तो एक्सपोर्ट में इसी कारण से भारत तीसरे नंबर पे पहुंच गया आर्थिक पैदान पे। और रही बात सेबी और इसके बारे में, तो उस पर मैं अलग से इकोनॉमी वाले पे अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना।
तो इस पे बात करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप क्या क्या सोचते हो इस पे, क्या सोचते हो, कैसी रही, किस तरह की जर्नी रही इस साल, आप हमसे कमेंट पे बात कर सकते हो और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।